दिलों में मान, दिलों में सम्मान है, यही उत्तराखंडी की पहचान है। मुझे गर्व है, मैं उत्तराखंडी हूँ, क्योंकि मेरा उत्तराखंड महान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और यहाँ जानेंगे हम देहरादून के इतिहास के बारे में। दर्शकों, देहरादून दो शब्दों देहरा और दून से मिलकर बना है। इसमें देहरा शब्द को डेरा का अपभ्रंश माना गया है। जब सिख गुरु हर राय के पुत्र राम राय इस क्षेत्र में आए तो अपने तथा अनुयायियों के रहने के लिए उन्होंने यहाँ अपना डेरा स्थापित किया। इस शहर का विकास इसी डेरे के आसपास प्रारंभ हुआ। इस प्रकार डेरा शब्द के दून शब्द के साथ जुड़ जाने के कारण यह स्थान देहरादून कहलाने लगा। एक अत्यंत प्राचीन किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोण नगर था और ये कहा जाता था कि पांडव कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर अपनी तपोभूमि बनाई थी और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नामकरण हुआ था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जिस डोन पर्वत की औषधियां हनुमान जी लक्ष्मण की शक्ति लगने पर लंका ले गए थे वह देहरादून में स्थित था, किंतु वाल्मीकि रामायण में इस पर्वत को महोदय कहकर संबोधित किया गया है। दर्शकों, साल 1674 से पहले देहरादून का नाम पृथ्वीपुर था। साल 1676 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने देहरादून क्षेत्र गुरु राम राय को दे दिया। इसके बाद साल 1757 में नजीब उदौला ने इस शहर को टिहरी नरेश को हरा कर हासिल किया। फिर साल 1803 में गोरखाओं ने देहरादून पर कब्जा कर लिया था। साल 1803 में खुड़बुड़ा देहरादून में गोरखा सेना से लड़ते हुए गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। साल 1814 में कैप्टन हरसी ने देहरादून को 100 रुपये मासिक शुल्क पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज में दे दिया था। दर्शकों, साल 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगाकर देहरादून पर अपना कब्जा कर लिया था। यही नहीं, साल 1823 में पलटन बाजार बना, इसके दोनों तरफ पलटन रहती थी। साल 1823 में अंग्रेजों ने देहरादून को अपने ढंग से बसाना शुरू कर दिया था। दर्शकों, सन 1825 में देहरादून को कुमाऊं क्षेत्र में मिलाया गया और 1828 में देहरादून व जौनसार बावर को एक अलग डिप्टी कमिश्नर के अंतर्गत लाया गया। 1829 में देहरादून जिले को कुमाऊं मंडल से हटाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। दर्शकों, यही नहीं, इस बीच 1826 से 1827 में अंग्रेजों ने लंढौर और मसूरी शहर बसाए, जहां वे आराम करने के लिए जाया करते थे। फिर साल 1840 में चीन से लाया लीची का पौधा यहां लाया गया। साल 1842 में अफगान शासक अमीर दोस्त द्वारा अफगानिस्तान से बासमती बोई गई। 1842 में देहरादून को एक बार फिर सहारनपुर जिले में मिला दिया गया। 1871 में देहरादून को एक अलग जिला बनाया गया। आज़ादी के बाद 1968 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में मिलाया गया। साल 1857 में डॉक्टर जॉनसन द्वारा चाय बाग लगाया गया। सन 1867 में देहरादून एक जिला भी बना। साल 1904 में डीएवी कॉलेज आरंभ हुआ। साल 1929 में गांधी जी ने तिलक रोड पर बनिता आश्रम की आधारशिला रखी। साल 1939 तक देहरादून में केवल 2 कारें ही थी। साल 1948 से 1953 तक आनंद सिंह ने अपने पिता बलबीर सिंह की याद में घंटाघर बनाया था। यही नहीं दर्शकों, हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड राज्य अपनी खूबसूरत वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहीं अगर बात करें राजधानी देहरादून की, तो पहाड़ों की रानी मसूरी हो या योग नगरी ऋषिकेश, कालसी के शिलालेख हों या गर्मियों में सैलानियों से गुलजार रहने वाले रॉबर्ट्स केव और सहस्त्रधारा, यहाँ काली घटाओं और खूबसूरत फिजाओं की आबो हवा लोगों को अनायास ही खींच लाती है। पर्यटन स्थल के लिए मशहूर दून घाटी का अलग ही इतिहास रहा है, जो महाभारत और रामायण काल से जुड़ा है। दर्शकों, मान्यता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने द्वारा गांव के पास देहरादून शहर से 19 किलोमीटर पूर्व में देवदार पर्वत पर तप किया था।
इसी से ये घाटी द्रोणाश्रम कहलाती है। दर्शकों, केदारखंड को स्कंद पुराण का एक भाग माना जाता है। इसमें गढ़वाल की सीमाओं का वर्णन इस तरह है: गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर श्वेतांत पर्वत तक तथा तमसा टोंस नदी से बौद्धांचल बघाण में नंदा देवी तक विस्तृत भूखंड, जिसके एक ओर गंगा और दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है। तमसा का प्रवाह भी देहरादून से ही होकर है। दर्शकों, रामायण काल से देहरादून के बारे में विवरण आता है दर्शकों कि रावण के साथ युद्ध के बाद भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण इस क्षेत्र में आए थे। अंग्रेज लेखक GRC विलियम्स ने मेमोइर्स ऑफ दून में ब्राह्मण जनुश्रुति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि लंका विजय के पश्चात ब्राह्मण रावण को मारने का प्रायश्चित करने और प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करने के लिए गुरु वशिष्ठ की सलाह पर भगवान राम लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। राम ने ऋषिकेश में और लक्ष्मण जी ने तपोवन में पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तपस्या की थी। दर्शकों, इसी प्रकार देहरादून जिले के अंतर्गत ऋषिकेश के बारे में भी स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने दैत्यों से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना पर मधु, कैटब आदि राक्षसों का संहार कर ये भूमि ऋषियों को प्रदान की थी। पुराणों में इस क्षेत्र को लेकर एक विवरण इस प्रकार भी है कि राम के भाई भरत ने भी यहाँ तपस्या की थी। तपस्या वाले स्थान पर भरत मंदिर बनाया गया था। दर्शकों, कालांतर में इसी मंदिर के चारों ओर ऋषिकेश नगर का विकास हुआ। पुरातत्व की दृष्टि से भरत मंदिर की स्थापना सैकड़ों साल पुरानी है। स्कंद पुराण में तमसा नदी के तट पर आचार्य द्रोण को भगवान शिव द्वारा दर्शन देकर शस्त्र विद्या का ज्ञान कराने का उल्लेख मिलता है। ये भी कहा जाता है दर्शकों कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा दुग्धपान के आग्रह पर भगवान शिव ने तमसा तट पर स्थित गुफा में प्रकट हुए शिवलिंग पर दुग्ध गिराकर बालक की इच्छा पूरी की थी। यह स्थान गढ़ी छावनी क्षेत्र में स्थित टपकेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है। दर्शकों, महाभारत काल में देहरादून का पश्चिमी इलाका, जिसमें वर्तमान काल से सम्मिलित है, का शासक राजा विराट था और उसकी राजधानी वैराटगढ़ थी। पांडव अज्ञातवास के दौरान भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ रहे। इसी क्षेत्र में एक मंदिर है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। इसी क्षेत्र में एक पहाड़ी भी है जहाँ भीम ने द्रौपदी पर मोहित हुए कीचक को मारा था। जब कौरवों तथा त्रिगदा के शासक ने राजा विराट पर हमला किया तो पांडवों ने उनकी सहायता की थी। महाभारत की लड़ाई के बाद भी पांडवों का इस क्षेत्र पर प्रभाव रहा है। दर्शकों, और हस्तिनापुर के शासकों के अधीनस्थ शासकों के रूप में सुबाहु के वंशजों ने यहाँ राज किया। पुराणों में देहरादून जिले के जिन स्थानों का संबंध रामायण एवं महाभारत काल से जोड़ा गया है दर्शकों, उन स्थानों पर प्राचीन मंदिर और मूर्तियां और उनके भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इन मंदिरों तथा मूर्तियों एवं भग्नावशेषों का काल प्रायः 2000 वर्ष तथा उसके आसपास का है। क्षेत्र की स्थिति और प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक परंपराएं, लोक श्रुतियां तथा गीत और इनकी पुष्टि से खड़ा समकालीन साहित्य दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र रामायण तथा महाभारत काल की अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है। दर्शकों, यमुना नदी के किनारे कालसी में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से इस बात की पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र कभी काफी संपन्न रहा होगा। 7वीं सदी में इस क्षेत्र को सुधनगर के रूप में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुइनसांग ने भी देखा था। यह सुधनगर ही बाद में कालसी के नाम से पहचाना जाने लगा। कालसी के समीपस्थ हरिपुर में राजा रसाल के समय के भग्नावशेष मिले हैं जो इस क्षेत्र की संपन्नता को दर्शाते हैं। लगभग 800 साल पहले दून क्षेत्र में बंजारे लोग आ बसे थे। उनके बस जाने के बाद ये क्षेत्र गढ़वाल के राजा को कर देने लगा। कुछ समय बाद इस ओर इब्राहिम बिन महसूद का हमला हुआ। इससे भी भयानक हमला तैमूर का था। 1368 में तैमूर ने हरिद्वार के पास राजा ब्रह्मदत्त से लड़ाई की। ब्रह्मदत्त का राज्य गंगा और यमुना के बीच था। बिजनौर जिले से गंगा को पार करके मोहन दर्रे से तैमूर ने देहरादून में प्रवेश किया था। दर्शकों, हार जाने पर तैमूर ने बड़ी निर्दयता से मारकाट करवाई। उसे लूट में बहुत सा धन भी मिला था। इसके बाद फिर कई सदियों तक इधर कोई लुटेरा नहीं आया। शाहजहां के समय में फिर एक मुगल सेना इधर आई थी। दर्शकों, उस समय गढ़वाल में पृथ्वी शाह जी का राज्य था।
इस राजा के प्रपौत्र फतेह शाह ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से तिब्बत और सहारनपुर पर एक साथ चढ़ाई कर दी थी, लेकिन इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार उसको युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा था। सन 1756 के आसपास श्री गुरु राम राय ने दून क्षेत्र में अपनी सेना तथा शिष्यों के साथ प्रवेश किया और दरबार साहिब की नींव रखकर स्थायी रूप से यहीं बस गए। देहरादून के जन्म और विकास की गाथा यहीं से आरंभ होती है। नानक पंथ के 7वें गुरु हरराय महाराज के ज्येष्ठ पुत्र राम राय ने इसी स्थान पर झंडा चढ़ाया था। इसमें समाहित एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा जो दून में पनपी और पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल व दिल्ली तक फैल गई। वर्ष 1675 में चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन गुरु राम राय महाराज के कदम दून की धरती पर पड़े। उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यहीं से झंडा मेला की शुरुआत हुई, जो कालांतर में दून घाटी का वार्षिक समारोह बन गया। 1675 में ही पड़ी चूल्हे की नींव। दर्शकों, देहरादून में इस साझा चूल्हे की नींव दरबार साहिब श्री गुरु राम राय के आंगन में वर्ष 1675 में चैत्र पंचमी के दिन पड़ी। यहीं देहरादून में ऐतिहासिक झंडा मेला की शुरुआत हुई। उस समय देहरादून एक छोटा गांव हुआ करता था। मेले में पहुंचने वाले लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करना आसान नहीं था। इसी को देखते हुए श्री गुरु राम राय महाराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि दरबार की चौखट में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा न लौटे। इसके बाद बीते 337 साल के दरबार साहिब में चूल्हे की आंच ठंडी नहीं पड़ी। इस चूल्हे ने अपनी चौखट पर आए किसी भी व्यक्ति से कभी यह सवाल नहीं किया कि उसका मजहब क्या है। यह भेद करना नहीं, भेद मिटाना जानता है। इसीलिए इंसानियत का साझा चूल्हा बन गया। जब इस मेले की शुरुआत हुई, उस दौर में पंजाब व हरियाणा से ही संगतें दरबार साहिब पहुंचती थीं, लेकिन धीरे धीरे झंडे जी की ख्याति देश दुनिया में फैलने लगी। हर दिन झंडे जी के दर्शनों को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा और इसी के साथ विस्तार पाने लगा दरबार साहिब के आंगन में खड़ा सद्भाव का यह साझा चूल्हा। आज भी यहाँ हर दिन हजारों लोग एक ही छत के नीचे भोजन ग्रहण करते हैं। झंडा मेला के दौरान यह तादाद हजारों में पहुँच जाती है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर लंगर चलाने पड़ते हैं। लंगर पूरी व्यवस्था दरबार की ओर से ही होती है। दर्शकों, कहा जाता है कि श्री गुरु राम राय साहब ने 1676 में दून में डेरा डाला था। उनका जन्म 1646 में पंजाब के होशियारपुर जिले की किरतरपुर में होली के 5वें दिन हुआ था। इसलिए दरबार साहिब में हर साल होली के 5वें दिन उनके जन्मदिवस पर झंडा मेला देहरादून में लगता है। गुरु राम राय ने ही लोक कल्याण के लिए विशाल ध्वज को यहाँ स्थापित किया था। झंडा मेला देहरादून में हर 3 साल में झंडे जी के ध्वज दंड को बदलने की परंपरा है। श्री दरबार साहिब में भक्त पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसके बाद झंडे जी का आरोहण किया जाता है। मेले में झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाने की भी अनूठी परंपरा है। चैत्र पंचमी के दिन झंडे की पूजा अर्चना के बाद पुराने झंडे जी को उतारा जाता है और ध्वज दंड में बंधे पुराने गिलास, दुपट्टे आदि हटाए जाते हैं। श्री गुरु राम राय ने देहरादून आकर इसे ही अपनी तपस्थली बना लिया था। गुरु राम राय महाराज 7वीं पचाई यानी सिखों के साथ में गुरु हर राय के पुत्र थे। श्री गुरु राम राय ने देहरादून आकर इसे ही अपनी तपस्थली बना लिया था। औरंगजेब गुरु राम राय के काफी करीबी माने जाते थे। औरंगजेब ने ही महाराज को हिंदू पीर की उपाधि दी। वो भ्रमण के दौरान ही देहरादून आए थे। जब महाराज जी देहरादून पहुंचे तो कुरगुड़ा के पास उनके घोड़े का पैर जमीन में धंस गया और उन्होंने संगत को रुकने का आदेश दिया।
अपने तीर कमान से महाराज जी ने चारों दिशाओं में तीर चलाए और जहां तक तीर गए उतनी जमीन पर अपनी संगत को ठहरने का आदेश दिया। देहरादून पहुंचने पर औरंगजेब ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह को उनका पूरा ख्याल रखने का आदेश दिया। यही वो समय था जब श्री गुरु राम राय ने देहरादून में डेरा डाला था और फिर बाद में इस जगह का नाम देहरादून पड़ गया। उसके बाद से आज तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नाम से ही जानी जाती है। तब से लेकर आज तक झंडा मेला देहरादून की प्रथा भी निरंतर चली आ रही है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु मत्था टेकने के साथ गुरु के दरबार के दर्शनों के लिए आते हैं। गुर्जर और राजपूतों के आ जाने से धीरे धीरे दून की आबादी बढ़ने लगी। दर्शकों, आबादी तथा अन्न की उपज बढ़ने से गढ़वाल राज्य की आमदनी भी बढ़ने लगी। दर्शकों, देहरादून की संपन्नता देखकर सन 1757 में रोहिला सरदार नजीब उद्दौला ने हमला किया। इस हमले को रोकने में गढ़वाल राज्य नाकाम रहा, जिसके फलस्वरूप देहरादून मुगलों के हाथ में चला गया। देहरादून के तत्कालीन शासक नजफ खान ने इसके परिक्षेत्र को बढ़ाने में भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने आम के पेड़ लगवाने, नहर खुदवाने तथा खेती का स्तर सुधारने में स्थानीय निकायों को भरसक मदद पहुंचाई। लेकिन नजफ खान की मौत के बाद किसानों की दशा फिर दिनहीन हो गई। गुरु राम राय दरबार के कारण यहाँ सिखों की आवाजाही भी बढ़ चुकी थी। अतः एक बार फिर से देहरादून का गौरव समृद्धशाली क्षेत्र के रूप में फैलने लगा। सन 1785 में गुलाम कादिर ने इस क्षेत्र पर हमला किया और इस बार बड़ी मारकाट मची। गुलाम कादिर ने लौटते समय उम्मेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया। गुलाम कादिर के जिंदा रहते उम्मेद सिंह ने स्वामी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उनके मरते ही सन 1796 में उम्मेद सिंह ने गढ़वाल राजा प्रद्युमन शाह से संधि कर ली थी और सन 1801 तक देहरादून में अव्यवस्था बनी रही। लेकिन प्रद्युमन शाह का दामाद हरि सिंह गुलेरिया दून की प्रजा का उत्पीड़न करने वालों में सबसे आगे था। अराजकता के कारण दून की वार्षिक आय 1 लाख से घटकर 8,000 रुपए मात्र रह गई थी। दर्शकों, प्रद्युमन शाह के मंत्री रामा और धरणी नामक बंधुओं ने दून की व्यवस्था सुधार में प्रयास आरंभ किए ही थे कि प्रद्युमन शाह के भाई पराक्रम शाह ने उनका वध करा दिया। अब देहरादून की सत्ता सहसपुर के पूर्ण सिंह के हाथों में आ गई, किंतु वे भी व्यवस्था में सुधार न ला सके। पराक्रम शाह ने अपने मंत्री शिवराम सकलानी को इस आशय से देहरादून भेजा कि वे उसके हितों की रक्षा कर सके। रोहिला युद्ध में वीरता दिखाने के कारण टिहरी रियासत ने सकलाना पट्टी में जागीर दी थी। इन सभी के शासनकाल में दर्शकों देहरादून का गवर्नर उम्मेद सिंह ही बने रहे। वे एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। इसी कारण प्रद्युमन शाह ने अपनी एक पुत्री का विवाह उनके साथ करके उन्हें अपना स्थायी शासक नियुक्त कर दिया। कहा जाता है कि 1803 में गोरखा आक्रमण के समय उम्मेद सिंह ने अवसरवादिता का परिचय इस प्रकार दिया कि युद्ध के समय वे अपने ससुर के पक्ष में खड़ा नहीं देखा गया। देहरादून को उसकी संपन्नता के कारण ही समय समय पर लुटेरों की लूट एवं तानाशाहों की प्रवृत्ति का शिकार बनते रहना पड़ा। दर्शकों, लेकिन सन 1760 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा को जीतने के उपरांत गढ़वाल पर धावा बोला। गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं को 2500 रुपए वार्षिक कर के रूप में देना शुरू किया। लेकिन इतना नजराना पाने के बावजूद भी 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाली सेना से युद्ध छेड़ दिया। गोरखाओं की विजय हुई और उनका अधिकार क्षेत्र देहरादून तक बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहरादून को गोरखाओं के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए मोहन और तिमली दर्रों से अंग्रेज सेना भेजी। अंग्रेजों ने बल का उपयोग करके गोरखाओं को खदेड़ बाहर किया और इस तरह उनका देहरादून में प्रभुत्व स्थापित हो गया। दर्शकों, उन्होंने अपने आराम के लिए 1827-28 में लंढौर और मसूरी शहर बसाया। कुछ समय के लिए देहरादून जिला कुमाऊं कमिश्नरी यानी मंडल में रहा, फिर इसको मेरठ में मिला दिया गया। आज ये गढ़वाल मंडल में है। 1970 के दशक में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड की स्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया। राजधानी बनने के बाद इस शहर का आकार निरंतर बढ़ रहा है। दर्शकों, देहरादून के वादियां और यहाँ का वातावरण दिल मोह लेने वाला होता है। देहरादून के पास पहाड़ों की रानी मसूरी, ऋषिकेश, कालसी, चक्राता जैसे पर्यटन स्थल हैं। देहरादून में रॉबर्ट्स केव, सहस्त्रधारा, जू, मालदेवता, बुद्धा टेम्पल जैसे कई सारे पर्यटन स्थल हैं। दर्शकों, यहाँ FRI, IMA, दरबार साहिब जैसे शानदार भवन भी हैं। महाभारत काल से देहरादून का संबंध भी है। दर्शकों,
देहरादून में महाभारत काल से जुड़े निशान भी मिलते हैं। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर की गुफाओं में तपस्या की थी, जिसके बाद देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाने लगा। वहीं लाखा मंडल में आज भी खुदाई करने पर शिवलिंग निकल आते हैं दर्शकों। माना जाता है कि द्वापर युग में दुर्योधन ने 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यहाँ लाक्षागृह का निर्माण किया था। एसएसआई को खुदाई के दौरान यहाँ मिले सैकड़ों शिवलिंग, दुर्लभ मूर्तियां इसकी तस्दीक करती हैं। दर्शकों, रामायण काल से जुड़ा है देहरादून। जी हाँ दर्शकों, देहरादून का संबंध रामायण काल से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था तो उसके बाद लक्ष्मण के साथ वे ऋषिकेश आए और गंगा में स्नान किया। देहरादून के कालसी में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शिलालेख स्थापित करवाए थे, जो आज भी राज्य के धरोहर है। चीनी यात्री हुइनसांग ने इसका जिक्र अपनी यात्रा के विवरण में भी किया था। देहरादून में कई पर्यटक स्थल हैं दर्शकों। भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल देहरादून देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी है। शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसा देहरादून प्रतिवर्ष लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देहरादून एक ऐसा शहर जो मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए। यहाँ घूमने के लिए पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है दर्शकों। अगर आप देहरादून घूमना चाहते हैं तो यहाँ आप एक दिन में भी आराम से घूम सकते हैं। देहरादून में पर्यटकों के लिहाज से वो सब मौजूद है दर्शकों, जो किसी भी पर्यटक के लिए पर्याप्त होता है। तो दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी हमारे पहले एपिसोड्स की तरह बेहद ही पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूंगी दर्शकों, मुसीबत से ज्यादा डर या खौफ ना रख, मुसीबत से ज्यादा डर या खौफ ना रख, मिलेगी सफलता एक दिन, आज बस ये हौसला रख। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। अब फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।